Hello friends, this is Priya Vashne and I welcome you all to my channel Mission Labasna. So in our previous video हमने बेसिकली पढ़ा था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है। देन हमने ये भी देखा था कि उसके दो तरह से उसकी स्टडी को हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, डेट इज़ ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड द मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, राइट। So in this video we will basically focus on the traditional comparative politics part. So we will try to understand the features cum limitations of the traditional comparative politics, right. So let us start now. See, in the previous video मैंने आपको बताया था कि बेसिकली अप टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का जो फेज़ था उसको हम ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से जाते हैं, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो फेज़ है उसको हम जानते हैं मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से। नाउ बेसिक जो इवेंट था जिसकी वजह से ये सब हुआ, मैंने बताया था कि हुआ क्या था आपका कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का टाइम क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आपका बेसिकली जो फेज़ था वो कॉलोनियल एक्सपेंशन का फेज़ था। यूजुअली आपकी जो कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़ पर पूरा का पूरा फोकस था, और बाकी जो बची हुई कंट्रीज़ थी वो यूजुअली आपकी कॉलोनीज़ हुआ करती थी उस टाइम पे, राइट। तो बेसिकली वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका फेज़ आता है मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया था, राइट। सो अप टिल दिस हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। इन केस यू हैव मिस्ड दैट वीडियो, सो आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ watch that video first and then watch this video, right. The link for that video is given in the description. So first feature, or you can say the first limitation of the traditional comparative politics is its narrowness, means it is narrow in its scope. तो जब हम बोलते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच नैरो है तो इसका हम इससे बेसिकली हमारा क्या सेंस जाता है। देखिए, अब आपको सबसे पहली चीज़ ये क्लियर है कि ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है कि हम बेसिकली बात कब की कर रहे हैं, अप टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, राइट। तो अप टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैंने आपको बताया कि बेसिकली दो तरह की कंट्रीज़ थी। एक थी आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ और दूसरी थी आपकी कौन सी कंट्रीज़, बेसिकली द कॉलोनीज़ जो थी, राइट। तो अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, राइट, और कॉलोनीज़ थी। अब ये जो कॉलोनीज़ थी ना, कॉलोनीज़ तो बेसिकली कॉलोनी का क्या मतलब था, मतलब कोई एक दूसरी कंट्री का रूल है उस कंट्री के ऊपर, उस कॉलोनी के ऊपर। तो बेसिकली इनका अपना कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा था नहीं, राइट। तो जब इनका कोई पॉलिटिकल सिस्टम था नहीं तो यानी कि इनकी तो हम स्टडी कर ही नहीं रहे हैं। मीन्स सबसे पहली चीज़ तो दिस इज़ बेसिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ द पॉलिटिक्स, बिकॉज इनका जब अपना बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली कंपेयर द पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, राइट। सो सिंस कॉलोनीज डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ देयर ओन, इसीलिए इनके कंपैरिजन का तो कोई सेंस ही नहीं बनता था उस टाइम पे। नेक्स्ट आपकी आती थी वेस्टर्न कंट्रीज़। अब वेस्टर्न कंट्रीज़, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो पूरे की पूरी, उसमें हम जो कंपैरिजन का बेस लिए हुए हैं वो क्या है, वो बेस बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, राइट। अब आप इसको ऐसे सोचो कि ऑलमोस्ट जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो ऑलमोस्ट सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ अलाइक थी इन टर्म्स ऑफ देयर वे ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर, इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेडिशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द ओनली डिफरेंस जो कि देखने को मिलता था उन कंट्रीज़ के बीच में वो था द कॉन्स्टिट्यूशन जो एक कंट्री आपका होल्ड कर रही है, और दूसरा मतलब एक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कंट्री के अंदर, राइट। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, सी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब हमें क्या समझा कि पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करना। अब आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो आप कैसे कंपेयर करते हैं, आप बेसिकली कुछ डायमेंशंस निकालते हैं कि ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज़ कीजिए आपको दो बॉल्स को कंपेयर करना है, राइट। जैसे सपोज करो ये एक बॉल है और ये एक बॉल है।
अब मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहला आप एक डायमेंशन ले सकते हैं इसके साइज़, दूसरा डायमेंशन आप ले सकते हैं इसका कलर, तीसरा डायमेंशन इसकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस एक्सेट्रा, राइट? सो दीज आर बेसिकली द फैक्टर्स और डायमेंशंस ऑन विच यू आर बेसिकली कंपेयरिंग टू थिंग्स, राइट? अब जब मैं यहाँ की बात कर रही हूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिस ऑफ कंपैरिजन बच रहा है वो क्या बच रहा है? दैट इज़ ओनली दिस। सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो ही बेसिस रह जाते हैं, डेट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। या तो आप दो कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर कर लीजिए, या फिर उन दो कंट्रीज़ के अंदर क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आप उसको कंपेयर कर लीजिए। इसके अलावा और कोई ऐसा मेजर फैक्टर नहीं था जिसके बेसिस पे कोई कंपैरिजन हो सकता था। इसीलिए जब हम ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यूजुअली ये सुनने में आता है दैट इट वाज एक्चुअली नैरो इन इट्स स्कोप। सो व्हाई नैरो? बिकॉज इट एक्चुअली इंक्लूडेड ओनली द स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, और कॉन्स्टिट्यूशंस भी कौन से? ओनली ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड यूजुअली, राइट? सो इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट, अब ये चीज़ ये जो हुआ मतलब कि जो हमने अभी बताया कि बहुत ही कम कंपैरिजन्स के लिए बेसिस थे, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो जो पूरा ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज सच कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिक्स ना रह के बेसिकली हम उसे बोल सकते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि बेसिकली वी आर नॉट कंपेयरिंग द पॉलिटिक्स of the two countries or two nations, we are actually comparing the form of government or the constitutions, right? And politics is actually not limited to government or the constitutions. Politics is actually very much beyond that. उस politics includes the culture of the countries, politics includes the socio-ecological factor, socio-economic factors, politics includes मतलब almost it politics is a very wide field, जबकि government is just you can say government is just a set of institutions, while politics basically represents the processes, right? सो जब हम ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो ये आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि हम कहीं भी पॉलिटिक्स का तो कंपैरिजन वहाँ हो ही नहीं रहा है, बिकॉज वो फैक्टर्स ही इतने लिमिटेड हैं जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करें। वहाँ बेसिकली कंपैरिजन किसका हो रहा है? वहाँ बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है ईदर द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी पे फोकस करने का क्या इम्पैक्ट हुआ? सी, कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं? जब हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ भी नहीं, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर वेरियस लॉज या फिर रूल्स लिखे होते हैं, राइट? एंड दीज आर यूजुअली आप उसे बोल सकते हैं कि ये बेसिकली रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि जो भी स्टेट है वहाँ पे मान लीजिए जो भी गवर्नमेंट आ रही है उसको ये फॉलो करना होता है, राइट? तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जस्ट अ डॉक्यूमेंट विच एक्चुअली कंटेन्स द रूल्स और रेगुलेशंस विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो वाइल गवर्निंग द नेशन, राइट? तो लॉज यूजुअली किससे रिलेटेड होता है? लॉज को हम बोलते हैं लीगल, राइट? नेक्स्ट आपका आता है दूसरा फोकस क्या था इसका? गवर्नमेंट। सो मैंने जैसे अभी बताया गवर्नमेंट इज़ व्हाट? गवर्नमेंट इज़ बेसिकली द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, राइट? इट इज़ जस्ट अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो वहाँ से ये वर्ड लिया गया इंस्टीट्यूशनल। सो व्हाट वाज एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ फोकसिंग ऑन द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट? कि जो मेथड बना दो नेशंस के बीच का कंपैरिजन का, वो मेथड बन गया आपका लीगल इंस्टीट्यूशनल। लीगल बेसिकली रेफर्स टू द लॉज और द कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशनल बेसिकली रेफर्स टू द गवर्नमेंट विच इज़ बेसिकली द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। अब लीगल इंस्टीट्यूशनल मैथड इज़ बेसिकली स्टैटिक इन नेचर। वाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बना दिया गया, मे बी कुछ टाइम के साथ, बहुत लंबे समय के साथ उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करके इंसान चेंज करेगा, बट कहीं ना कहीं जो मेन फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं सेम ही रहेगी, मोर और लेस, राइट? तो इसीलिए कहा गया कि जो दूसरा एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक या आप लिमिटेशन बोल सकते हैं
ट्रेडिशनल अप्रोच की वो है दैट इट इज़ एक्चुअली स्टैटिक इन नेचर, राइट? वाई? बिकॉज ओनली कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द basis of comparison there, which is actually kind of static. I hope this is clear to you. So this was actually the essence of traditional comparative politics. So in summary अगर मैं बात करूँ तो हमने सबसे पहले देखा that it is narrow in scope. Why? Because it was actually limited to the comparison of the Western countries. It was static in nature. Why? Because it was actually only considering the constitutions, right? Constitutions and the forms of government. Next, it was essentially non-comparative. Non-comparative का मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैंने जैसे बताया there were very few basis of comparisons, right? जो only basis of comparison थे वो क्या थे? Only basis of comparison was the form of government and the type of constitution, right? तो यूजुअली जो इस अप्रोच को बोला जाता है वो बोला जाता है एथनोसेंट्रिक या फिर पैरोकियल. पैरोकियल का बेसिकली मतलब होता है लिमिटेड. इट वाज वेरी लिमिटेड इन इट्स स्कोप एंड नेचर, वेयर एज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एथनोसेंट्रिक. एथनोसेंट्रिक का बेसिकली मतलब हुआ कि इट वाज एक्चुअली यूजुअली आपने देखा कि वो गोल गोल घूमती है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अराउंड, राइट? तो कहीं ना कहीं इट इज़ सेंट्रिक टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. तो ये थे सारे के सारे लिमिटेशंस ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है ये तो लिमिटेशंस हुए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच? तो सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ तो आप इसे ऐसे सोचो कि जब भी आप कोई स्टेयर चढ़ते हो तो कैसे चढ़ते हो? सबसे पहले फर्स्ट पेज पे पैर रखते हो, उसके बाद ही तो आप फाइनल स्टेप पे पहुँचोगे ना. सिमिलरली जो भी पूरा का पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बना, राइट, उसका कहीं ना कहीं ये एक बेस था. ट्रेडिशनल के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी जिनको दूर करने के लिए हम मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लेके आए, राइट? तो इसी तरह से चीज़ें इवॉल्व होती हैं. तो आप कह सकते हैं दैट दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. सो दिस इज़ दैट्स इट इन दिस वीडियो. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. So in the next video basically we will cover the modern comparative politics, उसके क्या features होते हैं. So meet you in the next video. Until then, stay safe, stay happy. Bye bye. Thank you.